ओहो, मेरे जैसे गरीब आदमी तो सारी बार ले नहीं पाए, सोचने वाली बात ये। हाँ जी, चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और आज को खत्म करेंगे। इनफैक्ट हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी आज स्टार्ट कर देंगे। सुनो मेरी बात गौर से, इस चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा, मैं शुरू से आपको स्टार्ट करवाता हूँ। स्टार्ट जहां से हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, फिर हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर हम चले गए अप्रोच के ऊपर। एक अप्रोच थी जिस इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, और हमने कहा दो तरह की होती है, एक कार्डिनल और दूसरी ऑर्डिनल। फिर हम टाइप्स पे चले गए तो हमने कहा टोटल भी होती है और कौन सी होती है, मार्जिनल होती है। उनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा, और रिलेशन पढ़ने के बाद हम आगे चले गए। हमने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। फिर सिंगल कमोडिटी केस में पढ़ा और डबल कमोडिटी केस के अंदर पढ़ा, और एक लॉ भी पढ़ा, लॉ ऑफ डीएमयू, और बाहर आ गए और एक नई चीज में आए जिसमें हमने कहा इंडिफरेंस कर्व। हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको भी हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने कहा ये कंसेप्ट आया कहां से, वो भी हमने स्टडी किया। एक शेड्यूल भी हमने बना के देखा, और इंडिफरेंस कर्व से हम बाहर निकल गए। और बाहर निकल के आ गए हम कहां पे, हम आ गए बजट के ऊपर। हम कहा आए, हम आए बजट के ऊपर, और बजट लाइन पे चले गए। लेकिन ये सब आपस में मैच नहीं हो रहा था, ये सब आपस में मैच नहीं खा रहा था। और हम बजट लाइन पे आए, हमने बोला बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। और हमने बजट लाइन के साथ साथ एक बजट की इक्वेशन को पढ़ा जिसे हमने कहा बजट कांस्टेंट, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और हमने कहा शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन भी हो सकती है अगर दो बातें हो जाए, या तो इनकम बढ़ जाए या तो इनकम घट जाए, या तो प्राइस बढ़ जाए या तो प्राइस घट जाए। ये भी हमने कल पढ़ लिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि पहले वाले चैप्टर में तो हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस एंड डबल कमोडिटी केस विद द हेल्प ऑफ टीयू एंड एमयू, यही पढ़ा था। लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा। हमने कहा अ कस्टमर वेयर अ कस्टमर डज नॉट फील अ डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ही कैन चूज एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, ही विल बी सेटिस्फाइड, इक्वली सेटिस्फाइड। हमने वो भी पढ़ा। फिर हमने कहा एक कंज्यूमर कोई भी बंडल चूज कर सकता है, बट इट हैज टू बी विद इन द बजट ऑफ हिज, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। हमने ये भी बात पढ़ी। लेकिन हमने दो अलग अलग बातें पढ़ी क्यों, एक तो इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी और फिर बजट लाइन की थ्योरी। अब इन्हीं दोनों थ्योरी को मिक्स करके हम बोलेंगे एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी। आज हमारा वो लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसे खत्म तो करना है। ठीक है, तो आओ आज का क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन। आप पूरा क्वेश्चन लिखो पेपर में कैसा आता है, फिर हम इस टॉपिक को करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंडीशन, एक्सप्लेन द मीनिंग and condition of consumer equilibrium through THROUGH, through IC approach, through IC approach। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और ये 6 मार्क्स में आता है। ठीक है जी। अब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू और इस अप्रोच को यूज करते हुए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे। पहले भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढा था, लेकिन वो ये वाली अप्रोच नहीं थी, वो थी यूटिलिटी वाली अप्रोच। हमने कहा था दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन और दूसरी सफिशिएंट कंडीशन। मुझे नहीं मालूम किस बच्चे को याद है, व्हाट वाज द नेसेसरी कंडीशन? Sorry? Where the price of the good is equal to the marginal utility of the money, and then after that second condition, yeah, if you consume more than equilibrium the gain will be going down। ये दो कंडीशन किसी को भी याद नहीं, देखो आप चॉकलेट वापस ले जाना, कैंसिल हो गई। ठीक है, किसी को भी याद नहीं। यार तुम मेरी बात सुनो, अगर इकोनॉमिक्स को साथ साथ नहीं पढ़ोगे ना, ये हुआ बन जाएगी आपके लिए। ये ऐसे ऐसे मुंह कर करके डराएगी आपको और सपने में आएगी, ये डराने लग जाएगी आपको अगर इकोनॉमिक्स को साथ साथ नहीं पढ़ोगे। ये रिवीजन मांगती है इकोनॉमिक्स, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री नहीं है। इसमें कहीं हिस्ट्री दिख रही है आपको, कहीं पढ़ा अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में?
ये साथ साथ पढ़ने वाली चीज है। ये पोल साइंस और हिस्ट्री नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई, ये थ्योरी नहीं है। जहां थ्योरी थी मैंने आपको बता दिया, पहले 7 चैप्टर जो थे इनफैक्ट वो भी थ्योरी नहीं थी, स्टैट। वहां भी पहले 3 ही चैप्टर थ्योरी के थे, 3-4 चैप्टर, उसके बाद वो भी टेक्निकल बन गई। मतलब उसमें भी कुछ बातें थी जो हमने करनी थी। हमने टेबल्स बनाया, फिर टेबल के सारे कंपोनेंट लिखे, फिर हमने वो बार ग्राफ बनाए, पाई चार्ट बनाया, फिर वहां छोड़ दिया। आगे हिस्टोग्राम बनाने रह गए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने, टाइम ग्राफ बनाने। वो भी आपकी हिस्ट्री नहीं है और ये भी हिस्ट्री नहीं है। ये सब बातें जो आप पढ़ रहे हो ये आपके आसपास हो रही हैं। आप खुद एक कंज्यूमर हो और आपको मालूम होना चाहिए वेयर यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फाइड, और ये तभी होगा जब आप इसको अपने अंदर उतारोगे। इतने सारे हीरो आते हैं, हीरो चले जाते हैं, लेकिन आमिर खान की एक पिक्चर आती है, सुपरहिट हो जाती है। रीजन क्या है? वो कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है और आप उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अभी सब्जेक्ट के अंदर नहीं घुस रहे हो। अकाउंट्स में पक्का घुस रहे हो आप, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप उसके अंदर नहीं जा रहे हो। जब तक सब्जेक्ट के अंदर नहीं घुसोगे तब तक सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक बोझ रहेगा। और जब तक बोझ रहेगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा नंबर नहीं आएंगे, फिर नंबर नहीं आएंगे। रट्टाफिकेशन से नंबर नहीं आने वाले, ये बात पहले समझ लो। और रट्टा तभी मारना पड़ता है अगर आपको लगे कि ये बोझ है। जिस दिन मजा आने लग गया ना फिर को पढ़ने में, और आप खुद सोचे यार आप खुद एक कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं, आप भी कंज्यूमर हैं, और हम पढ़ क्या रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमें मजा आना चाहिए ना इस चीज के अंदर। हम अपने तो बिहेवियर पढ़ रहे हैं, हम खुद अपने बारे में पढ़ रहे हैं। वेयर वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वेयर वी आर सेटिस्फाइड, वेयर वी आर ऑन इक्विलिब्रियम, वी ऑल आर कंज्यूमर। हम अपनी स्टोरी पढ़ रहे हैं लेकिन उसको भी मजे से नहीं पढ़ रहे हैं। सोचो, ये कहानी हमारी तो है जो चल रही है और अगले 4 चैप्टर तक चलती रहेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहां हमने क्या पढ़ी थी, 2 कंडीशन, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन, और सिंगल कमोडिटी में भी और डबल कमोडिटी के अंदर दोनों थी ना, यही थी ना आपके पास। और सिंगल कमोडिटी में क्या थी? सिंगल कमोडिटी में क्या थी? हाँ, और सफिशिएंट क्या थी? फॉल करना स्टार्ट कर देगी। ये सारी बातें आपको पढ़नी है यार। ये बच्चियां पढ़ रही है, देखिए बैठी सामने, तेरे को मालूम है? तेरे को चैप्टर याद था अभी तक? लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? मालूम है? अच्छा, रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू बताना क्या है? द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, बिना किताब खोले। जब तक टीयू इंक्रीज करेगा तब तक क्या बोलते हैं, एमयू पॉजिटिव रहेगा। जैसे वो जब तक टीयू इंक्रीज करता रहेगा तब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा। ओके फाइन। इसके बाद और अगर वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा तो एमयू नेगेटिव में चले जाएगा। अच्छा, और सर एक वो जब टीयू इक्वल हो जाता है, टीयू मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है तो 0 हो जाएगा एमयू। वेरी गुड। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यार कमाल की बात है। चॉकलेट तो इसकी बनती है, हैं? वो वैसे पीछे बैठे हैं, देखो, जिनको मैं हीरो समझता हूँ। याद तो ऐसा तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करते हो? मैंने बोला कोई भी बताओ, सर आपने किससे पूछा था? लेकिन उसको सारे। अच्छा, चौथा एक और भी था, है एमयू जो है वो बेसिकली स्लोप है। किसका स्लोप है? टीयू का। यही बात हमने लास्ट में लिखवाई थी चौथी। तो 4 रिलेशन थे। ऐसे पता नहीं कितने रिलेशन आपने भी पढ़ने इकोनॉमिक्स के अंदर। ये तो पहला एक छोटा, मैं तो चाहता ही नहीं कि आप रट्टाफिकेशन करो यार। अगर रट्टे वाला काम होता ना तो मैडम की तरह आता, हाँ निकाल लो कॉपियां, लिखो, चलो चलते बनो। वो वाला काम तो करना ही नहीं हमने, वो काम से तो दूर रहना है। वही काम तो देखो कैसे याद है उसको, प्रॉपर तरीके से उसको मालूम है टी एमयू रिलेशन क्या है। यहाँ प्रॉपर तरीके से मालूम है कि हम क्या पढ़ के हटे हैं, लेकिन राहुल चिपता फिर रहा है। देखो चॉकलेट लेने में सबसे आगे था ये, लेकिन चिपता फिर रहा है। पर देखो सुनो, जो हमने वादा किया था चॉकलेट का कि जो चॉकलेट वाला आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। कितने बच्चों को वादा किया था हमने? कौन कौन थे वो? 2 चॉकलेट थी। किसकी? कोमल की। 2 थी इसकी। दे दो आप कोमल को 2 चॉकलेट। चलो लो, आज चॉकलेट बांट रही है। आज मोहिनी चॉकलेट बांट रही है क्योंकि आज सैटरडे है ना। सैटरडे है ना आज,
तो हम जितने भी क्वेश्चन पूछा करेंगे सैटरडे को चॉकलेट दी जाएगी, ठीक है। चलो कोमल की 2 चॉकलेट मिली। हाँ जी, क्लैप करो कोमल के लिए आप, 2 चॉकलेट दी थी कोमल ने। हाँ, उसके बाद और कौन है? एक पंकज था। हाँ जी, पंकज को भी भेज दो पीछे तक। हाँ, और एक नमन को भी भेज दो, ठीक है। इनके लिए भी क्लैप करो जी आप, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे अच्छे आंसर देते रहो। और सुनो मेरी बात, इधर हेलो चॉकलेट में बाद में ध्यान देना, साथ साथ पढ़ते रहो। ये मोटिवेशन है छोटी सी आपके लिए कि आप पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ के आंसर दे रहे हो, और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इसकी भी चॉकलेट नोट करो आप, इसको पक्का चॉकलेट दीजिए, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा आंसर है। क्या है? अरे यार वो मेरे हिसाब है, छोड़ दो ना, मेरा इसका हिसाब पता चल रहा है। मैं पैसे दूंगा उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। इस साल नहीं तो अगले साल आप बेशक लिख लो। वो बोलेगी पापा जाते ही पैसे पूछेंगे, अब क्या होगा, फिक्र नहीं कर। तो उनको अकाउंट्स बढ़ रही है ना, जिसको उधार दो पैसा नहीं तो क्या बोलते हैं, और बिल्कुल ना है तो फिक्र मत कर, हर चीज की सेटलमेंट है। अब ये मत समझ आए कि पैसे नहीं आएंगे, सर पैसे नहीं देंगे। अगर आ गए, सर ने दे दिए तो डेप्टर्स तो है ही है, और बिल्कुल भी नहीं आए तो फिर तेरे को मालूम है बैठ उसके 20 रुपए बैड डेट में चले गए। वो अभी तक बैड डेट्स लिख के बैठी बेचारी, लिखे हुए हैं उसने अकाउंट्स के अंदर, लेकिन अभी तक तो बैड डेट्स है ना, नहीं आए ना वापस, तो कुछ नहीं मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। पर तू लिख ले 40 रुपीज हो गए, ठीक है। नहीं उधार में एंट्री पास कर ले। क्या एंट्री पास करेगी? ACT टू सेल्स। चलो आ जाओ, इधर देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC अप्रोच, ठीक है। जो आपने 2 बातें पढ़ी, एक तो आपने पढ़ी बजट लाइन, और दूसरी पढ़ी आपने कौन सी? इंडिफरेंस मैप। उन दोनों को इकट्ठा करेंगे और हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे, ठीक है। तो आओ मेरे साथ, आप एक डायग्राम बनाओ छोटा सा, फिर उसको साइड में बनाना, साइड में रफ डायग्राम। और आप ऐसे करके 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 IC बनाओ। और ये जो लाइन है ना, एक ऐसी को टच होनी चाहिए, ऐसे। 4 IC बनाए मैंने, 4 IC। इंडिफरेंस मैप पढ़ा था ना आपने? यस सर। दिस इज IC4, IC3, IC2 एंड IC1। यहां पे लिख देता हूं IC1 इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 और इंडिफरेंस कर्व 4। और इनको कोई पॉइंट दे दो, ये पॉइंट A, B, C, D, E और F। ठीक है जी, ऐसा एक डायग्राम आप बना लो। ये देखो, इसमें 2 चीजें मिक्स हो रही हैं, एक तो इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बजट लाइन। आप देख रहे हैं, ये बजट लाइन है और ये 4 इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं। आप तो 3 भी बना सकते हो, मैंने वैसे 4 कर दिए। इसको चाहे हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका कोई यूज नहीं है। आप हटा दोगे नहीं, ऐसे रहने दो, कोई चक्कर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लो, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा डायग्राम बोल कर रहा है। इनफेक्ट जो मैं आपको लिखवाऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगी। चलो लिखो जल्दी से आप। It refers to a situation where a consumer gets maximum satisfaction। पहले हम लिख रहे हैं व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। It refers to a situation where a consumer gets maximum satisfaction by spending his limited income and he does not want to make any change. And he does not want to make any change in his current expenditure. कोई सेम बात आपने लिखी है, मालूम कौन सी वाली?
जो आज से कुछ टाइम पहले आपने लिखी थी, बिल्कुल सेम। आगे लिखो, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच is based on two conditions. वही दो कंडीशन, नंबर 1 नेसेसरी कंडीशन एंड नंबर 2 सफिशिएंट कंडीशन। तो यानी क्या चेंज आया अभी तक? अभी तक कुछ नहीं बदल रहा है, वही लिखा आपने, सेम डेफिनेशन, सब कुछ सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम जो पीछे लिखा था। अब देखना आप क्या लिखोगे आप, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस भी हैं, कुछ एजम्पशंस को हम आगे बाद में लिखते हैं। पहले हम कंडीशंस खत्म कर लें, इक्विलिब्रियम पे आ जाए, फिर बात करते हैं एजम्पशंस। ठीक है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं एजम्पशंस क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आया, यू हैव टू राइट द एजम्पशंस। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो भी आपने लिखी। फिर लिखा जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन 2 कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। फिर ये डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उसे एक्सप्लेन किया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा क्या? एजम्पशंस। तब जाके 6 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर इनमें से एक भी चीज आपने छोड़ी तो 1.5 से 2 नंबर कट जाएंगे, तो फिर बाद में आप कहोगे सर सब कुछ पढ़ा था, नंबर नहीं आए। इकोनॉमिक्स के अंदर जितना कहूं उतना पक्का लिखना, उससे कम ज्यादा मत लिखना, लेकिन उतना पक्का लिखना जो मैं कहता हूं। हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। आप अभी 11th क्लास में हो, अगर आपसे इक्विलिब्रियम पूछा है तो पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दी जाएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर 2 कंडीशंस हैं, कौन सी? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। साथ में डायग्राम बनेगा, फिर डायग्राम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा, डायग्राम को भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, और सबसे लास्ट में लिखी जाएंगी एजम्पशंस ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व। कुछ एजम्पशन लिखी जाएगी, थोड़ी सी एजम्पशन लिखी जाएंगी, और फिर ये खत्म हो जाएगा। तब जाके आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, इसलिए अटेम्प्ट करना। चलो और लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, जल्दी आ जाओ। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, अच्छा किसी ने 10th क्लास में मैथ्स तो पढ़ा ही होगा आप सबने, पढ़ा ना 10th क्लास में? आपको मालूम है टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट याद है? टेंजेंट ये सर्कल होता था और ये एक लाइन ऐसे निकलती थी, ये पॉइंट ऑफ क्या होता था, इसे बोलते थे टेंजेंट, है ना? अच्छा, कोड तो अंदर होती थी इसकी, ये तो कोड होती थी, ये टेंजेंट होती थी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ। टेंजेंट क्या होती है? जो किसी भी सर्कल या किसी भी सरफेस को एक पॉइंट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, कट नहीं करेगी, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टेंजेंट है। ठीक है, आ जाओ। तो लोग इस वर्ड को यूज करना, इसलिए मैंने आपको समझाया। टेंजेंट की थ्योरी आपने पढ़ी है सर्कल के चैप्टर में 10th क्लास में। तो लिखो फटाफट जल्दी से, नेसेसरी कंडीशन के अंदर लिखो बजट लाइन is tangent to an IC. बजट लाइन, सबसे पहली कंडीशन ये है that budget line has to be tangent to the IC. ये देखो, यानी एक कंज्यूमर सेटिस्फाई तब होगा, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब आएगा जब बजट लाइन जो है टेंजेंट हो जाएगी किसके? आईसी के साथ। यानी ना तो इस वाले केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, ना इस वाले केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, ना इस वाले केस में मिलेगा तो कहां मिलेगा? बस यहां मिलेगा। A consumer will be in equilibrium in indifference curve approach where a indifference curve will be tangent to budget line. पहला पॉइंट, ठीक है। क्यों मिलेगा हम आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि जो बजट लाइन हो किससे टेंजेंट होगी? इंडिफरेंस कर्व पे। इट मीन्स, आगे लिखो, इट मीन्स द स्लोप ऑफ एन आईसी
इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ एन बजट लाइन। इसका मतलब होता है द स्लोप ऑफ एन आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। अब मेरी बात सुनो ना, स्लोप और आईसी क्या होता है ये पता है आपको? व्हाट इज स्लोप ऑफ आईसी? जल्दी बताओ। एमआरएस। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है मालूम है? अब बुक में ऐसे लिखा तो घबराना नहीं। एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। फाइन, आपकी बुक में ये लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, वेयर एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये होना ही चाहिए। यानी अगर यहाँ पे अगर हम कहें कि कंज्यूमर को यहां सब्स्टिट्यूशन मिलेगी तो नहीं मिलेगी। पता है क्यों? मालूम है क्यों? सुनो मेरी बात, इधर समझना बात को क्या है, ऐसा क्यों है मैं समझा रहा हूं, गौर से गौर फरमाना। इधर बाद में लिखवा भी दूंगा। सर उसे यहां सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलेगी? हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, आपने ही कहा था। और आप कह रहे हो कि ये सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, बस ये देगा। मालूम है क्यों? बजट लाइन से ऊपर कुछ भी उसके औकात में नहीं है। बजट लाइन से ऊपर कोई भी कस्टमर जा ही नहीं सकता। तो जब बजट लाइन से ऊपर जा नहीं सकता, जेब में 50 रुपए है तो 100 का सामान खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज आर नॉन अटेनेबल पॉइंट। ही कैन नॉट रीच देयर। ये उसके बजट से बाहर है। आई मेरी बात समझ? ये दोनों के दोनों। हाँ, ये बात सच है दैट हायर द आईसी गिव्स हायर द सेटिस्फेक्शन। बट जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो परचेज कहां से करोगे? मेरी बात समझे आप? तो जहां पे बजट लाइन के साथ टेंजेंट हो रहा है आईसी, वहां वो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? जहां जितना पैसा था 50 का 50 खर्च हो गया। आई मेरी बात समझ? इधर सुनो मेरी बात, सुन रहे हो ना मेरी बात? समझ गया मैं क्या कर? बहुत छोटी सी बात समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके बजट लाइन और आईसी भी पढ़ चुके हो। हमने कहा ये बात सच है दैट हायर द आईसी गिव्स हायर द सेटिस्फेक्शन, बट अ कंज्यूमर कैन नॉट रीच ऑन दिस पॉइंट। रीजन? बिकॉज इनकम ही नहीं है, इज नॉट हैविंग द मनी। दीज पॉइंट्स आर नॉन अटेनेबल पॉइंट्स। वो इस पॉइंट पे पहुंच नहीं सकता। सर 2 पॉइंट क्यों बनाए फिर आपने? अरे मैंने कहा ना आप 1 बना लो, प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 और 1 की प्रॉब्लम नहीं है। बस कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के बियॉन्ड है, जो आपके बजट से बाहर है, वो खर्चा आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्पेंड दैट मनी। पैसा ही नहीं है आपके पास। तो सर फिर ये वाला, इधर वाला ए, ये भी उसको इक्विलिब्रियम नहीं देगा। ये पॉइंट भी उसको इक्विलिब्रियम नहीं देगा, क्योंकि अभी भी उसकी जेब में पैसे बचे हुए हैं। वो चाहता तो और खा सकता था, वो चाहता तो और भी सामान ले सकता था। ये भी उसको इक्विलिब्रियम नहीं देगा, क्योंकि ही इज बिलो द बजट लाइन। तो एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जहां उसकी बजट लाइन उसके इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट हो जाएगी। मतलब जो भी पैसा उसके पास था उसने उसे खर्च कर लिया और उसका पूरा सामान ले लिया, इज फुली सेटिस्फाइड। ये वो कंडीशन है जहां पे उसमें पूरी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये देखो ना, IC2 जो है वो हायर है और IC1 जो है लोअर है। तो हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। लेकिन कौन सा वाला हायर? ये वाला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां उसके बजट के अंदर है। जो चीज उसकी औकात में है तभी तो। अरे सुनो, आप खरीदना चाहते हो मर्सिडीज बेंज, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मर्सिडीज आपके पास हो और मर्सिडीज चलाओ, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? है? हमारी औकात जो है आउट ऑफ जिंदगी, मैं अपनी बात करता हूँ, तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग शायद अमीर घरों से हो गए, मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ, मेरे जैसे गरीब आदमी की। हमारी औकात वो ऑल्टो चलाने की है, सीधी सी बात है ना। तो दूसरे बढ़ा के क्या चलाओगे आप? ऑल्टो या मारुति चलाओगे? मर्सिडीज तो चला नहीं सकते आप। तो ऑल्टो चलाने की औकात है और बात करते हैं मर्सिडीज की। तो क्या मर्सिडीज बाय कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। तो जितने मैं बोलूं हायर द आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब मुझे मर्सिडीज चलाने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं वो जैगुआर चलाना चाहता हूँ, मर्सिडीज चलाता हूँ। कौन सी आती हो? BMW है, लैम्बोर्गिनी। हाँ, सब क्या होगा? मतलब बोलने से क्या होगा यार? बोलने से क्या सेटिस्फाई हो जाऊंगा? नहीं ना। सेटिस्फेक्शन तो वही मिलेगी जो मेरी औकात के अंदर है, विच इज अंडर माई लिमिट। और वो क्या है? जहां मेरी बजट लाइन मेरे आईसी को क्या करेगी? टेंजेंट करेगी। उसके आगे वाला पॉइंट सारा का सारा मैं पहुंच ही नहीं सकता, वो मेरी औकात से बाहर है।
ऐसे ही एक कंज्यूमर आप हो, ऐसे ही कंज्यूमर मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता। आप तो भगवान करे सारे के सारे BMW और ऑडी चलाओ, मैंने नहीं चलाई सारी उम्र, लेकिन आप चलाओ। लेकिन सुनो, तब की बात आपके पास इनकम होगी, पर मेरी इनकम तो यहीं तक है, मैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑल्टो पे पहुंच सकता हूँ। कौन सा? नहीं यार, तू कौन था, कौन बोल रहा है ये? अरे यार, वो हैदराबाद में थी, वहां बेंगलोर में है ना, जिनके घर हम गए थे, ठीक है, उनकी थी। तो सुनो मेरी बात, थोड़ी मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया था, यहाँ से तो ट्रेन में गए होंगे, सोच के थे। फायदा होता है मास्क से। हाँ, आ जाओ इधर, देखो इधर नहीं, ये तेरी आवाज थी, सुनो इधर मेरी बात। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। वेयर द बजट लाइन इज, जहां पे बजट लाइन और आईसी आपस में टच करेंगे, टेंजेंट होंगे, उस पॉइंट पे पहली कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम होगा। सर इस पे क्यों नहीं होगा? तो मैंने बता दिया। सर इसी पे क्यों होगा, इस पे क्यों नहीं होगा? बिकॉज हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, एंड बी पॉइंट इज हायर द ए पॉइंट। फाइन, बट द गुड थिंग विद बी पॉइंट इज दैट इट इज आल्सो टेंजेंट टू द बजट लाइन, वो उसके औकात के अंदर है। हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन वाला रूल चलेगा, लेकिन कौन से दो आईसी पे चलेगा? ए, ये वाले दो आईसी के ऊपर, इन दोनों पे तो चलेगा नहीं। ये तो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है, इसका तो मतलब ही नहीं, यहां तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता, यहां तक तो पहुंच नहीं सकता। एक आम कंज्यूमर अपनी औकात से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। हाँ, इधर भी एक पॉइंट चलेगा, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन बिटवीन IC1 and IC2. He is getting the more satisfaction in IC2 compared to IC1, and the good thing with IC2 is that it is tangent to the budget line, means it is within the limit of his budget. समझ गए आप मेरी बात? यही आपको लिखना था। आ जाओ सफिशिएंट कंडीशन, आ जाओ सफिशिएंट कंडीशन क्या है? द सफिशिएंट कंडीशन में लिखो IC is strictly convex to origin. IC is strictly convex to origin. It means, इसका मतलब क्या होता है? It means the law of DMU is applicable. It means the law of DMU is applicable. It means the law of DMU is applicable, and MRS is continuously falling. ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट हुआ। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से, यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम, नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन में, अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम, a consumer is in equilibrium at point B. A consumer is in equilibrium at point B. At point B. Because here both the conditions are fulfilled. Because here both the conditions are fulfilled. At this point, B point की बात हो रही है, at this point the consumer gets the maximum satisfaction as B lies on IC2, as B lies on IC2, ठीक है जी, as B lies on IC2, which is an higher IC, लिखो, which is an higher IC. B lies on IC2, which is an higher IC compared to IC1. Compared to IC1, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा लिखो, the point E and F
द पॉइंट ई, ए एंड एफ, ये लिखो 3 पॉइंट, द पॉइंट ई, ए और एफ, ई, ए एंड एफ आर लाइंग ऑन IC1, are lying on IC1 and it is a lower IC. It will give him less satisfaction. ठीक है, एंड द पॉइंट C and D, एंड द पॉइंट C and D, ये C और D, पॉइंट C and D lies on IC3 and IC4. Which is beyond the reach of the consumer. Which is beyond the reach of the consumer. ठीक है जी, मतलब सुनो मेरी बात, ये जो कहानी मैंने आपको सारी सुनाई वही मैंने आपको इंग्लिश में थोड़ी सी लिखवाई। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो मैंने क्या कहा, सुनो, दिमाग में एक छोटी सी बात आ सकती है, क्या सर बजट लाइन में तो पॉइंट ई भी है और बजट लाइन में तो पॉइंट एफ भी है, तो फिर यही वाला पॉइंट क्यों, बी क्यों? सुनो मेरी बात, ये दिमाग में बात आनी भी चाहिए थी और आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए था कि बजट लाइन की बात कर रहे हो ना, तो बजट लाइन पे तो पॉइंट ई भी है और एफ भी बजट लाइन पे है, तो यहां खुश क्यों नहीं हो रहा, यही क्यों खुश हो रहा है? तो सुनो, बजट लाइन पे जो है पॉइंट ई पे जो पॉइंट है और जो एफ जो पॉइंट है और जो ए जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट IC1 पे हैं, देख रहे हो आप? और ये तीनों के तीनों पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे कंज्यूमर ई ले ले, चाहे ए ले ले या एफ ले ले। लेकिन जो पॉइंट डी है, ये कौन सा पॉइंट है, बी, जो पॉइंट बी है वो IC2 पे है, IC2 पे है। आप अच्छे से जानते हो, हायर द IC गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, इसीलिए पॉइंट ई, ए और एफ उसको कम सेटिस्फेक्शन देंगे क्योंकि वो लोअर IC पे हैं, पॉइंट बी उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि वो हायर IC पे है। पहली बात तो ये, और दूसरी बड़ी बात ये कि ये बजट लाइन को टेंजेंट भी कर रहा है, ये बातें लिखवाई मैंने। और फिर मैंने कहा जो सी और डी है यहां तक कंज्यूमर पहुंच ही नहीं सकता, ये उसकी रीच मतलब उसकी पहुंच से बाहर है, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई, यहां तो लगेगा नहीं मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला काम, यहां लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने लिखवाई, यही 2 बातें आपको लिखनी है, इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको इतना सा डायग्राम बनाना है, एंड दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC अप्रोच। राइट, इतना सही। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कई बार आता है, मैं चाहता हूं वो भी आप कर लो। ठीक है, लिखो आप जल्दी से, वाई, ये आपकी बुक से है, ये पेपर मैडम ये पेपर में दे सकती हैं। वाई मस्ट, ऐसे क्वेश्चन दिया है, वाई मस्ट MRS be equal to MRE? ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैडम में पूछती हैं कि MRS जो है MRE के इक्वल हमेशा क्यों होना चाहिए। तो आप लिख लो थोड़ा सा, 3-4 बातें छोटी छोटी मैं लिखवा देता हूं, तो लिखो आप जल्दी से। लिखो, वेयर MRS इज इक्वल टू MRE, at that point a consumer is in equilibrium. Consumer is in equilibrium. MRS is the rate at which consumer is willing to sacrifice. Consumer is willing to sacrifice units of good Y to obtain 1 more unit of good X.
सुनो, जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो सब पीछे आपके पास उसमें है शेड्यूल में। एमआरएस देखा तेरा पीछे जाके देखो, एमआरएस फटाफट से एक बार देख लो एमआरएस पीछे जाके जल्दी से, इसके पहले कि पानी निकल जाए सिर के ऊपर। आराम से फाड़ दिया इसमें पेज। हाँ एमआरएस देखो तो, जहां एमआरएस बनाया था याद है, इंडिफरेंस कर्व के साथ एमआरएस बनाया था। बोलो कौन सा गुण का सेक्रीफाइस कर रहे थे आप और क्या गेन कर रहे थे? एक्स। यही लिखवाया मैंने, देखो मैंने कोई बात गलत नहीं लिखवाई। ये आप पढ़ो क्या लिखा है जल्दी से, जो लिखा है वो पढ़ो, जो भी लिखा है लाइन पढ़ो। एमआरएस इक्वल टू एमआरई जहां होता है वहां पे क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि एमआरएस क्या है? स्लोप ऑफ आईसी, और एमआरई क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। जहां दोनों अपने मिल रहे हैं, टेंजेंट हो रहे हैं, वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। अभी पढ़ा ना आपने, लेकिन आगे मैंने क्या लिखवाया पढ़ो। एमआरएस है क्या? पढ़ो जल्दी से, ऊंचा पढ़ो। MRS is the rate at which consumer is willing to sacrifice unit of good buy to obtain one more unit of good. यही है ना, यही आपने वहां किया था ना एमआरएस। अब आगे लिखो जल्दी से, आगे लिखो। एमआरई इज द रेट, एमआरई इज द रेट एट विच, लिखो एमआरई इज द रेट at which the consumer has to sacrifice y units to obtain one more unit of x. विच इज हमने कहा था मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। आप मार्केट ही पढ़ के चलो, क्योंकि बुक में मार्केट लिखा हुआ है। अब सुनो, वहां था विलिंग को अंडरलाइन करो, और यहां हैज टू को अंडरलाइन करो, ठीक है। ये एमआरएस और एमआरई है, फाइन। तो एमआरएस एमआरई के हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी कंज्यूमर जो है सेटिस्फेक्शन पे आ पाएगा। एमआरएस का मतलब है कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑफ गुड वाई टू ऑब्टेन वन मोर ग्रेड ऑफ गुड एक्स, ठीक है। और एमआरई का मतलब है कि हाउ मच ही हैज टू सैक्रिफाइस टू गेट द गुड एक्स। ये एक बात हो गई। अब आ जाओ क्या होगा आगे। अब क्या होगा? इफ, व्हाट विल हैपन इफ, या इसी में व्हाट विल हैपन इफ MRS is greater than MRE। ये दो छोटे छोटे केस बनेंगे। क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी? MRS ग्रेटर देन MRE और एक में अगले में लेस देन MRE। अब ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो लिखो पहले ये वाला, जल्दी लिखो। इफ MRS is greater than MRE, if MRS is greater than MRE, it means to obtain one more unit of X, it means to obtain one more unit of X, comma, the consumer willing to sacrifice more units of Y. More units of Y than what market really requires. More units of Y. Y than what market really requires. Then THAN, then what market really requires. In other words, he is willing to pay a price. In other words, simple words में लिख लो. In other words, he is willing to pay a price which is higher than the market price. In other words, he is willing to pay the price which is higher than the market price. Okay. घर जाके समझेंगे इस बात को। दूसरा, what will happen if MRS is less than MRE? It means to obtain one more unit of X. It means to obtain one more unit of X, comma,
द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेसर यूनिट ऑफ गुड वाई. To obtain one more unit of good X, comma, the consumer is willing to sacrifice lesser unit of good Y. In other words, he is willing to pay a price which is lower than the market price. Which is lower than the market price. ठीक है जी, बस इस क्वेश्चन को मुझे आपको करवाना था. ये लास्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम कल मिलेंगे. थोड़ा सा 10 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसके में लिखेंगे एक एक लाइन. ठीक है जी, और उसके बाद इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे. फाइन, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड. ठीक है, आप एक बार घर जाके पढ़ लेना इसको. चलो.